हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टि आईएएस एंड बैंकिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि हमने अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एमपीपीएससी मेंस 2024 में समाजशास्त्र विषय को लेकर के एक वीडियो लेक्चर सीरीज प्रारंभ कर दी है। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं के कई सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। और अभी जो लेटेस्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है मानदंड एवं मूल्य। और ये जो टॉपिक है मानदंड एवं मूल्य, इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज ये तीसरा लेक्चर है। तो जिन विद्यार्थियों ने इसके पहले के जो 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो यूट्यूब चैनल पर चले जाएं, वहाँ पर उनको लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहाँ से वो देख सकते हैं। सोशलॉजी का जो सिलेबस है, चलिए उस सिलेबस से सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणाओं के अंतर्गत समुदाय, संस्था, संघ, मूल्य, ये टॉपिक हम पूरी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। मानदंड टॉपिक अभी चल रहा है। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि ये मानदंड का जो टॉपिक है उसका ये तीसरा लेक्चर है। इसमें एक लेक्चर अभी आपको और लगेगा और उसके बाद ये टॉपिक समाप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मानदंडों की परिभाषाएं बताई थी, मानदंड का अर्थ बताया था, उसकी विशेषताएं बताई थी और साथ ही साथ मानदंडों के प्रकार भी बता दिए थे। और मानदंडों के जो प्रकार हैं उसको डिटेल में अब आपको पढ़ना है, क्योंकि डिटेल में आपसे अलग से वो पूछ सकते हैं। किंग्सले डेविस का वर्गीकरण हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था और उसी वर्गीकरण को हम डिटेल में देखेंगे। तो जो प्रतिमान या मानदंड है, इनके जो प्रकार हैं उसमें हम सीरीज वाइज पढ़ेंगे, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले जनरीति, इसके बाद प्रथा, फिर लोकाचार या रूढ़ी, फिर संस्था, इसके बाद परिपाटी, शिष्टाचार और सबसे लास्ट में फैशन एवं धुन। तो ये सब मानदंडों के प्रकार हैं। ये जो भी प्रकार हैं इनका नाम आपने अपने सामान्य जीवन में सुन रखा होगा। जैसे आप सभी लोग प्रथा शब्द से बहुत ज़्यादा परिचित होंगे, रूढ़ी शब्द से बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। प्रथा और रूढ़ी को सामान्य अर्थ में कई बार हम एक ही मान करके चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। साथ ही साथ परिपाटी, हम परिपाटी और परंपरा को एक जैसा मान करके चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये जितने भी कंसेप्ट हैं इन सभी कंसेप्ट में आपस में बिल्कुल स्पष्ट भिन्नता है और सभी के अपने अलग अलग अर्थ हैं। बहुत थोड़े से अर्थ में एक कंसेप्ट जैसे प्रथा और रूढ़ी, ये हम बोलचाल की भाषा में एक अर्थ में यूज कर लेते हैं, लेकिन बहुत थोड़े से अर्थ के डिफरेंस पे ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। चलिए जनरीति से हम अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं। जनरीति शब्द, देखिए जन रीति, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं यदि, तो यहाँ से ये जन प्लस रीति। अब जन का जो अर्थ है वो ये है सामान्य जन, यानी हम सभी लोग। और हम सभी लोग व्यवहार करने के लिए या कार्य करने के लिए या अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जिस रीति का सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं वो जन रीति कहलाती है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा इसका विशिष्ट अर्थ नहीं है। जनरीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग समनर ने किया था। इनकी पुस्तक थी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फोकवेस के नाम से इनकी पुस्तक आई थी और ये 1906 में आई थी। जनरीति का अर्थ क्या है? कार्य करने के सामूहिक तरीके। अब देखिए सामूहिक तरीके जो शब्द आ रहा है, शब्द क्या आ रहा है? सामूहिक तरीके। तो सामूहिक तरीके इसलिए शब्द आ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जन, यानी कि जो सामान्य जन है, हम सभी लोग उसमें आ रहे हैं, उनका कार्य करने का तरीका, इसलिए शब्द क्या आ रहा है? सामूहिक तरीका। तो बड़े सामान्य अर्थों में इसका अर्थ निकाल सकते हैं, कार्य करने के सामूहिक तरीके या सामान्य जनता के द्वारा जो कार्य करने की रीतियां प्रयोग की जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जनरीति बोलते हैं। समनर ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है कि जनरीतियां क्या है? सामाजिक संबंधों का
आधार हैं, और जब भी हमारी आवश्यकता परिवर्तित होती है, जननीति में भी परिवर्तन आ जाता है। अब देखिए, सामाजिक संबंधों का आधार है। सामाजिक संबंधों का आधार से मतलब ये है कि हमारा व्यवहार करने का जो तरीका है, वो व्यवहार करने का तरीका कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। जो समाज है, समाज का जो कार्य करने का सामूहिक तरीका है, वो समाज के सामाजिक संबंधों से जुड़ा हुआ रहता है। और वो सामाजिक संबंधों का आधार इसलिए है क्योंकि सभी लोग वही व्यवहार करते हैं जैसा कि जनरीति उनको बताती है। इसके अलावा समनर का ये कहना है कि जनरीति में परिवर्तन कब आएगा, जबकि हमारी आवश्यकताओं में परिवर्तन आ जाएगा। तो देखिए, आवश्यकताएं समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। कई बार समय में बहुत ही अचानक तेजी से परिवर्तन भी आ जाता है, जैसा कि कोविड के समय एकदम तेजी से परिवर्तित भी हुआ था, और उस समय हमारी जनरीतियों में भी परिवर्तन आ चुका था। हम मास्क लगाने लगे थे, और आज भी सैनिटाइजर से हाथ धोने की जनरीति अब प्रारंभ हो चुकी है। तो मनुष्य की और समाज की जब भी आवश्यकताओं में परिवर्तन आएगा, जनरीति में परिवर्तन आ जाएगा। जनरीति के उदाहरण क्या क्या है? जनरीति का एक उदाहरण आ जाता है अभिवादन करना। तो देखिए, हर एक समाज में अभिवादन करने के तरीके अलग अलग हैं। अब देखिए, अभिवादन करने का जो तरीका है वो बहुत अलग अलग हो सकता है। जैसे भारत में अभिवादन करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। अलग अलग से मतलब भारत में ग्रामीण समाज और नगरीय समाज, यहाँ पर अभिवादन करने का तरीका अलग अलग है। साथ ही साथ भारत में आप अलग अलग राज्यों में चले जाएंगे, जैसे पंजाब में आप चले जाएंगे, दक्षिण भारत में चले जाएंगे, या उत्तर भारत में चले जाएंगे, ठीक है, बंगाल में चले जाएंगे। हर जगह अभिवादन करने के तरीके अलग अलग जरूर होते हैं, लेकिन अभिवादन करना हर जगह होता है। तो अभिवादन करना किसका उदाहरण हो जाता है? जननीति का। और आप पूरे विश्व में कहीं भी चले जाएंगे, आपको अभिवादन हमेशा मिलेगा। जैसे एक काफ़ी चलन में है कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन, और यहाँ आप सुबह सुबह यदि सड़क पर टहलने के लिए निकल जाते हैं, तो भले ही लोग आपको नहीं पहचानते हैं, आते आते लोग एक दूसरे से गुड मॉर्निंग करते हैं। तो ये वहाँ की जनरीति है जो आपको लंदन में मिलेगी, और शायद इसके अलावा वो कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा सॉरी और थैंक्स बोलना, ये भी बड़ा सामान्य सामूहिक व्यवहार है। यदि हमसे गलती हो जाती है और गलती होने के बाद यदि कोई सॉरी नहीं बोलता है, तो ये एक विचित्र सा व्यवहार हो जाता है, और सामने वाले व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो सॉरी बोले या थैंक्स बोले। इसके अलावा सुबह शाम भोजन करना, ये भी जनरीति है। सामान्य अर्थों में क्या होता है कि सुबह और शाम, मतलब सुबह शाम से मतलब ये हो जाता है कि दोपहर को आप उसमें जोड़ लें, तो ये भोजन करने का समय होता है। और सभी लोग, जैसे कि यदि हम शाम की बात करें, ठीक है, यहाँ आप शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में आप किसी भी परिवार में चले जाएंगे, भारत देश में यदि हम बात करें या किसी भी समाज में, तो लोग सामान्य रूप से आपको भोजन करते हुए मिल जाएंगे। अब यदि आप किसी के घर में पहुंचे रात को 12 बजे, ठीक है, और वो उस समय भोजन कर रहा है, तो आप उसको टोक देंगे कि ये भोजन करने का भाई कौन सा समय है, क्योंकि भोजन करने का समय कहीं ना कहीं ये डिसाइड है। इसके अलावा जननीति में जैसे कि आपने देखा होगा कि यूपीएससी एमपीपीएससी, यहाँ के जब इंटरव्यू होते हैं, तो इंटरव्यू में जब बात आती है कि ड्रेस क्या पहन करके जानी है, पोशाक क्या पहन करके जानी है, तो आपने देखा कि जो लड़के होते हैं, बॉयज़ होते हैं, ये ज़्यादातर सूट का चयन करते हैं। विशेष रूप से यूपीएससी में तो सूट का ही चयन कर लेते हैं। और लड़कियां किसका चयन करती हैं? साड़ी का चयन करती हैं। और यदि उनको कहीं ना कहीं, देखिए, जो लड़कियां होती हैं उनको सूट पहनना कंफर्टेबल लगता है, और साड़ी कहीं ना कहीं उनके लिए अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन उसके बाद भी जब इंटरव्यू होता है तो वो साड़ी पहन करके ही जाती हैं। ये सब जननीतियों के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई सारे विशिष्ट अवसर आते हैं हमारे सामने, और उस समय हम क्या करते हैं? विशिष्ट व्यवहार करते हैं।
जैसे किसी के घर में, किसी परिवार में यदि किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के अवसर पर लोग उसके यहाँ बैठने के लिए जाते हैं, ये जनरीति है। आप भारत देश में कहावत है कि किसी के घर में आप भले ही चाहे खुशी के मौके पर जाएं या नहीं जाएं, लेकिन यदि कभी उसके यहाँ दुख का समय आ चुका है या गम का समय आ चुका है या इस प्रकार का समय आ चुका है तो उसके यहाँ जाना आवश्यक है। तो ये सारे के सारे उदाहरण जनरीति के उदाहरण माने जाते हैं। तो जब भी आप जनरीति को लिखें, आपसे 3 मार्कर में जनरीति की डेफिनेशन पूछने में आ सकती है, तो मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ कि आप जब भी लिखेंगे समाजशास्त्र में आपको उदाहरण जरूर लिखते हुए जाना है। और समाजशास्त्र में हमेशा ही जो लेटेस्ट उदाहरण होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। चलिए जनरीति की परिभाषा देख लें। ग्रीन, अर्नोल्ड ग्रीन पूरा नाम है इनका, अर्नोल्ड ग्रीन। इनकी डेफिनेशन है, जनरीतियां कार्य करने की वे विधियां हैं जो एक सामाजिक समूह में, तो देखिए शब्द क्या आ रहा है, सामाजिक समूह, यानी समूह से अर्थ क्या हो गया, ये सामान्य जनता से जुड़ा हुआ है। तो सामाजिक समूह में समान रूप से, तो जनरीति इसका अर्थ क्या हो गया कि सभी लोग एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप एमपीपीएससी का इंटरव्यू है या यूपीएससी का इंटरव्यू है, तो उसमें जो महिला अभ्यर्थी होगी वो 99% साड़ियाँ पहन करके जाती हैं, तो इसलिए वो व्यवहार क्या कहलाता है, समान व्यवहार। तो यही बोल रहे हैं कि समान रूप से पाई जाती हैं और साथ ही साथ क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती हैं। यानी एक पीढ़ी जो व्यवहार करेगी, अगली पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को देख करके उसी व्यवहार को सीखती है और उसी व्यवहार को आगे बढ़ाती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भारत में आज भी बड़ों का जो सम्मान किया जाता है वो चरण स्पर्श करके ही किया जाता है। इसलिए जनरीतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। तो ये ग्रीन की डेफिनेशन है, इसे आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, जनरीति की विशेषताएं। जनरीतियाँ कैसी होती हैं, परंपरागत होती हैं। परंपरागत से मतलब क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। जैसा कि अभी अब मैंने आपको बताया, जैसे दक्षिण भारत में कई सारी जनरीतियाँ हैं जो परंपरागत चली आ रही हैं, तो परंपरागत होती हैं। साथ ही साथ क्या है, समाज की धरोहर होती है। धरोहर जो शब्द आता है उसका तात्पर्य यह है कि भाई परंपरागत और धरोहर लगभग एक जैसे समानार्थी हैं। धरोहर से मतलब आपको ये पता चल जाता है कि पुराने समय में हमारे जो पूर्वज थे वो किस व्यवहार का पालन करते थे और वही व्यवहार का पालन आज भी आप कर रहे हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक पूंजी, तो सांस्कृतिक पूंजी यानी कि कल्चरल कैपिटल, यानी भारत देश की जो पहचान है पूरे विश्व में वो उसकी सांस्कृतिक पूंजी के चलते ही है। और सांस्कृतिक पूंजी का मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारे देश में जनरीतियाँ प्रचलित हैं उन्हीं जनरीतियों के चलते भारत देश को पहचाना जाता है, या उन्हीं जनरीतियों के चलते आप ग्रामीण समाज को पहचान लेते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, सांस्कृतिक पूंजी। पूंजी से मतलब क्या है, एकत्रीकरण, इसलिए इसको धरोहर भी बोलते हैं। दूसरा, आम व्यक्ति का सामान्य आचरण। अभी मैंने आपको बताया आम व्यक्ति का सामान्य आचरण, इसलिए इसको क्या लिखा हुआ है, जनरीति। और इसमें जो जन शब्द आ रहा है वो जन शब्द क्या बोल रहा है, ये एक आम व्यक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। उदाहरण क्या है, जैसे स्त्रियों से सम्मान पूर्वक बात करना, ये एक जनरीति है जो लगभग विश्व के सभी समाजों में चलन में है। एक बार की यदि आप किसी पुरुष के साथ बहस हो जाए यदि आपकी, तो लोग पुरुषों से मतलब तेज आवाज़ में ही बात कर लेते हैं और अशिष्टता पर भी उतर आते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। लेकिन जब स्त्रियों से बात की जाती है तो हमेशा हर एक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि स्त्रियों से वो सम्मानपूर्वक बात करेगा। तो ये बड़ा एक सामान्य आचरण है, ये कोई बहुत विशिष्ट आचरण नहीं है। और यदि कोई स्त्रियों से सम्मानपूर्वक बात नहीं करता है तो उससे बोला जाता है कि आप गलत हैं, आपने स्त्रियों से या किसी महिला से अच्छे से बात नहीं की। नेक्स्ट, जनरीतियाँ क्या है, पूर्व चिंतन का परिणाम ना होकर समाज में बदलाव के कारण उत्पन्न होती हैं।
देखिए, पूर्व चिंतन, ये जो शब्द आ रहा है पूर्व चिंतन, पूर्व चिंतन से मतलब ये निर्मित सोच समझकर, यदि हम बात करें सोच समझकर निर्मित नहीं है, यानी इनकी स्थापना कोई बहुत ज़्यादा सोच का समझ करके कोई नियम प्रतिपादित करते हुए ऐसा नहीं किया जा रहा है, बल्कि क्या होता है, जब भी समाज में बदलाव आता है कुछ, उस बदलाव के कारण कुछ न कुछ समाज एक नई जनरीति प्रारंभ कर देता है, और कई बार वो जो जनरीति है या समाज का जो बदलाव है वो समाप्त भी हो जाता है, लेकिन वो जनरीति कई बार चलती रहती है। जैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो सुभाष चंद्र बोस थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, और वो नारा था जय हिंद का। भारत आज़ाद हो गया। अब उस नारे की आवश्यकता हमको उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में जो थी उस प्रकार से तो नहीं रही, लेकिन जय हिंद आज आपने देखा होगा कि जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग में जब सल्यूट मारा जाता है, जो अभिवादन किया जाता है, उसमें जय हिंद ही बोला जाता है। तो जय हिंद का बोस के समय जो उपयोग था वो अलग था, लेकिन आज जय हिंद हमारे देश के एक सम्मान का प्रतीक बन चुका है, और पुलिस विभाग में एक सम्मान का प्रतीक बन चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से जब कोविड था, तो कोविड में भी हमने कई सारे ऐसे कार्यों को प्रारंभ किया जो आज हम कहना चाहिए हमारे जो दिनचर्या है उसका अंग वो बन चुके हैं, जैसे सैनिटाइजर से हाथ धोना। नेक्स्ट नंबर 4, व्यक्तियों के आचरण में सहजता उत्पन्न करना। तो देखिए, सहजता उत्पन्न करने से मतलब क्या है, क्योंकि जो जनरीति है, जनरीति हमेशा ये बता देती है कि आपको किस स्थिति में कैसा व्यवहार करना है, इसलिए आचरण में सहजता उत्पन्न इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको ये भ्रम नहीं रहता है कि आखिर मुझे कौन सा आचरण करना है। जैसे किसी व्यक्ति का, कोई लड़की है, वही जो मैंने अभी आपको बताया, उसे एमपीपीएससी या यूपीएससी का इंटरव्यू देना है, तो जब भी बात ये आएगी ड्रेस के चयन की, पोशाक के चयन की, तो उसे मालूम है कि मुझे साड़ी पहन करके ही जाना है, क्योंकि ये एक जनरीति में आता है, इसलिए तो उसमें उसे ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। चलिए, गतिशील परंपरा। अब देखिए, जनरीति क्या है, गतिशील परंपरा। जैसे ही अभी आपको मैंने बताया था कि आवश्यकता जैसे ही बदलेगी, आवश्यकता परिवर्तन जैसे ही होगा और जनरीति में भी परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो समाज में हमारी आवश्यकताएं बदल रही हैं और उसी के हिसाब से जनरीति भी परिवर्तित हो रही है। आज के समाज में आपने देखा होगा कि लोग जगह जगह क्या कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं है, ये रील्स बनाना एक जनरीति हो चुका है, और आजकल लोग सड़क के बीच में, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे, दिल्ली मेट्रो में, हर जगह क्या कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। तो वो एक्चुअली देखा जाए ना तो बड़ा सामान्य सा काम हो चुका है, और वो जनरीति में धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो सम्मिलित हो रहा है। नेक्स्ट, इनको सामाजिक संरक्षण प्राप्त होता है, यानी समाज, और जिस समाज में जो जनरीति होती है वो समाज उस जनरीति को संरक्षण देगा, और यदि आप इसका उल्लंघन कर देते हैं, यानी जनरीति का उल्लंघन कर देते हैं, तो समाज क्या करेगा, आपकी निंदा करेगा। जैसा मैंने भी आपको बताया कि स्त्रियों से सम्मान पूर्वक बात करना, और यदि कोई व्यक्ति सड़क पर खड़ा हुआ है और किसी स्त्री से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के लड़ रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो 100% लोग क्या करेंगे, उस व्यक्ति की निंदा करेंगे। भले ही गलती महिला की है, तब भी उससे वो ये बात करेंगे कि आपको उस महिला से शालीनता से बात करनी चाहिए, आपको चिल्ला करके गाली गलौज से बात नहीं करना चाहिए। इसलिए समाज क्या करता है कि यदि जनरीति का उल्लंघन होता है तो समाज के द्वारा उसकी निंदा की जाती है। ठीक, तो ये थी सब जनरीति की विशेषताएं। अब देखिए, जनरीति के अंतर्गत दो चीजें सम्मिलित होती हैं, कौन कौन सी, एक तो होती है परिपाटी और दूसरा शिष्टाचार। शिष्टाचार यानी एटिकेट्स।
अब शिष्टाचार बहुत सामान्य सा शब्द है और हम सभी लोगों ने सुना है। हमारे घरों में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम उन्हें शिष्टाचार सिखाते हैं। तो शिष्टाचार की परिभाषा क्या है, आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, शिष्टाचार क्या है? व्यवहार करने का सर्वोत्तम तरीका। ठीक है, इसलिए बच्चों को सिखाया जाता है कि आप क्या करें। यदि आपकी कोई सहायता करता है तो उसे थैंक्स बोलते हैं। हम स्वयं भी, जैसे कि कोई व्यक्ति है और वो बैंक में गया और उसे कोई फॉर्म भरना है, पेन नहीं है उसके पास, उसने अपने बगल वाले व्यक्ति से पेन मांग लिया, उसने पेन दे दिया, फॉर्म भर करके जब वो पेन वापस करेगा तो ये शिष्टाचार बनता है कि क्या करें, आप उसे थैंक्स बोल दें। हालांकि उसने आपको पेन दे करके ऐसा कोई बहुत बड़ा परोपकार नहीं कर दिया है, सामान्य रूप से उसने आपको पेन दे दिया, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम बदले में उसे क्या करें, धन्यवाद दें। साथ ही साथ यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो सॉरी बोल देना, क्षमा मांगना, ये सब शिष्टाचार की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। या आप किसी सार्वजनिक वाहन में जा रहे हैं, बस में है, ट्रेन में है, और कोई महिला खड़ी हुई है, तो एक शिष्टाचार यह है कि आप उसको बैठने की जगह दे दें। हालांकि आप सीट पे यदि बैठे हुए हैं तो लीगली आपको कोई नहीं उठा सकता है, लेकिन फिर भी शिष्टाचार ऐसा बोला जाता है। या कोई बुजुर्ग खड़ा हुआ है तो आप उसे जगह दे दें। तो ये जनरीति का ही एक प्रकार क्या है, शिष्टाचार। जनरीति का दूसरा प्रकार एक होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, परिपाटी। ठीक है, परिपाटी और परंपरा शब्द में अंतर है। परिपाटी बताया जाता है कि विशिष्ट व्यवहार का प्रयोग करना, यानी व्यवहार में एक जो विशिष्ट रूप होता है उस विशिष्ट रूप का प्रयोग करना परिपाटी कहलाता है। जैसे इसको अभी डिटेल में समझा देते हैं आपको आगे। देखिए, परिपाटी का जो अर्थ है वो ये है कि किसी भी कार्य को करने के एक से अधिक तरीके उपलब्ध होते हैं हमारे पास। यानी कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे सामने कोई कार्य है, उस कार्य को करने का हमारे पास एक से अधिक ऑप्शन है, यानी कि उस कार्य को करने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन हम किसी विशिष्ट तरीके का ही प्रयोग करते हैं। और उस विशिष्ट तरीके का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि और लोग भी उसी विशिष्ट तरीके का प्रयोग करते हैं। तो जब कुछ ऐसा हो जाए कि कोई कार्य है, ठीक है, और उस कार्य को करने के सपोज 3 तरीके हैं, 1, 2 और 3, ठीक है ना, उस कार्य को करने के 3 तरीके हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि समाज इस तरीके नंबर 2 का ही प्रयोग कर रहा है, 1 और 3 का यह प्रयोग समाज नहीं कर रहा है। कोई जो दूसरा समाज है वो तरीका नंबर 1 का प्रयोग कर रहा है, 2 और 3 का नहीं कर रहा है। तो जब एक विशिष्ट व्यवहार का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, परिपाटी। जैसे हाँ, इसलिए क्या होता है, विभिन्न स्थानों पर कार्य करने के विभिन्न विभिन्न तरीके, विशिष्ट तरीके प्रयोग में आए जाते हैं, इसलिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिपाटियों का चलन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि समाज कोई है, सपोज एक्स समाज है, एक्स समाज में 2 नंबर की परिपाटी पाई जाती है, तो वाई नंबर का कोई समाज है तो वहाँ पे 1 नंबर की परिपाटी पाई जाती है। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे भोजन करना। अब देखिए, भोजन करने के लिए हमारे पास 2 हाथ है, आप दोनों में से किसी भी हाथ का प्रयोग करके भोजन कर सकते हैं, लेकिन परिपाटी ये है कि सीधे हाथ से भोजन किया जाता है। अब इसमें आप ये बोल सकते हैं कि ज़्यादातर लोग राइट हैंडर होते हैं, तो जो राइट हैंडर होगा वो सीधे हाथ से करेगा और जो लेफ्टी होगा वो बाएं हाथ से भोजन करेगा। ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर भी जो लेफ्टी होता है, माता पिता भले ही चाहे वो उल्टे हाथ से लिखता है, लेकिन उसके बाद भी माता पिता उसको पूरा जोड़ देते हैं कि भाई तुम लिखो भले ही चाहे उल्टे हाथ से, लेकिन खाना सीधे हाथ से खाओ। ये एक परिपाटी चलन में आ चुकी है। या सड़क पर, सड़क पर आप किस ओर चलेंगे, सड़क के 2 तरीके होते हैं, एक लेफ्ट साइड होती है और दूसरी उसकी राइट साइड होती है। तो भारत में और ज़्यादातर देशों में लेफ्ट साइड चलते हैं, ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में सड़क के दाहिनी ओर चलने की परिपाटी है। अब वो कानून में भी परिवर्तित हो चुका है। इसके अलावा आपने देखा होगा, यदि आप टीवी न्यूज़ देखें तो संसद या विधानसभा में
जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो स्पीकर रहेंगे, वो कई बार इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी परिपाटी रही है। ऐसा बहुत होता है। और जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का जो संविधान है वो पूरी तरीके से परिपाटियों पर ही आधारित है। उनके यहाँ जैसा होता आया है उसी को ही उन्होंने संविधान में कन्वर्ट कर दिया है। आपको यदि याद हो तो बहुत पहले हमारे यहाँ जब बजट प्रस्तुत किया जाता था तो बजट प्रस्तुत करने का जो समय रहता था भारत का, वो शाम को लगभग 5 बजे का रहता था। 5 बजे बजट प्रस्तुत किया जाता था। उसके पीछे कारण ये रहता था कि इंग्लैंड में सुबह के लगभग 11:30 बजते थे, तो हमारे यहाँ बजट प्रस्तुत किया जाता था। ये परिपाटी थी, लेकिन बाद में उस परिपाटी को बदल दिया गया। ठीक है, तो ऐसी कई परिपाटियां हैं जिनको अब धीरे धीरे बदला जा रहा है। तो परिपाटी का जो अर्थ है वो यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि कार्य करने के हमारे पास एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, लेकिन हम किसी विशिष्ट तरीके का प्रयोग करते हैं तो उस विशिष्ट तरीके को क्या बोलते हैं? हम परिपाटी बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है प्रथा। प्रथा शब्द का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सामान्य अर्थों में हम वहाँ पर भी प्रथा शब्द का यूज़ कर देते हैं जहाँ पर उसका यूज़ नहीं करना चाहिए समाजशास्त्रीय अर्थ में। इसलिए समाजशास्त्र में प्रथा शब्द अपने आप में एक बहुत विशिष्ट अर्थ रखता है। अब देखिए, प्रथा क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया जनरीति, तो कोई भी जनरीति, लेकिन अभी मैंने आपको ये भी बताया कि समय के साथ साथ जनरीति परिवर्तित भी हो जाती है। लेकिन समय बदल जाए लेकिन जनरीति कैसी रहे? अपरिवर्तित रहे, और अपरिवर्तित रूप में वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता रहा है? इसका हस्तांतरण होता रहे। हो सकता है उस जनरीति की आवश्यकता अब नहीं है, समय बदल चुका है, लेकिन यदि कोई जनरीति समय बदल गया लेकिन उसके बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी वो नहीं बदली जनरीति और वो अपरिवर्तित रूप में आगे बढ़ती जा रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे प्रथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी जनरीति अपरिवर्तित नहीं हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है। इसलिए क्योंकि वो आगे बढ़ रही है जनरीति, तो वो किससे जुड़ी हुई है? वो हमारे पूर्वजों से जुड़ जाती है। यानी हम उस प्रथा का पालन केवल और केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उसका पालन किया था, इसलिए हम उस प्रथा का पालन करते जाते हैं। आज वो प्रथा किसी काम की नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम उसका पालन केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उसका पालन किया था। इसलिए ये जो प्रथाएं होती हैं ये हमेशा क्या होती हैं? नवीनता की विरोधी होती हैं। क्योंकि पुराने समय में इसका प्रयोग प्रारंभ हो गया था, और पुराने समय में और आज के समय में बहुत ज़्यादा अंतर है। आज का समय नया समय है, लेकिन उस नए समय में हम पुराने नियम का प्रयोग करते हैं। इसलिए जब भी प्रथा की बात आती है तो प्रथा हमेशा क्या होती है? नई आवश्यकता की, नए कार्य की हमेशा विरोधी होगी। इसलिए प्रथा को नवीनता का विरोधी माना जाता है। प्रथा का पालन लोग केवल और केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। मैंने भी आपको बताया कि प्रथा का पालन हम केवल और केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज करते थे, तो हम पूर्वजों को सम्मान देते हैं प्रथा का पालन करके। और यदि आप अपने, जैसे कि हमारे जो परिवार है, परिवार में भी बहुत सारी प्रथाएं चलती रहती हैं। आपने देखा होगा कि जब विवाह का अवसर होता है तो विवाह के अवसर पर हमारे घर में ना जाने ऐसे कितने कार्य होते हैं जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। जैसे कि कुल देवता की पूजा कर देना, या आपने देखा होगा वो पीले हाथे लगा देना। कहीं 2 हाथे लगते हैं, कहीं 1 हाथे लगते हैं। उस समय यदि आप अपने परिवार के किसी भी जो बहुत बुजुर्ग सदस्य हो उससे यदि आप ये पूछ लें कि ये आखिर क्यों किया जा रहा है, तो वो नहीं बता पाएगा और वो एक शब्द बोलेगा कि ऐसा अपने यहाँ होता है। यानी प्रथा का पालन केवल और केवल इसलिए किया जाता है ये बोल करके
कि ऐसा होता आया है। ठीक, इसलिए प्रथा को क्या बोला जाता है? सांस्कृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। यानी जो प्रथा है वो किसी भी समाज में जो प्रथा होती है वो समाज की सांस्कृतिक धरोहर होती है, क्योंकि पहले उसका चलन होता था, आज उसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी उसका चलन है। रूथ बेनेडिक्ट, रूथ बेनेडिक्ट बेसिकली मानव शास्त्री हैं। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है पैटर्न्स ऑफ कल्चर। ये रूथ बेनेडिक्ट की पुस्तक है। इनका स्टेटमेंट क्या है? काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है कि प्रथा वह चश्मा है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं देख सकता। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप किसी जगह के समाज को समझना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि आप उस समाज की प्रथाओं को समझ जाएं। जैसे ग्रामीण समाज में बहुत सारी प्रथाएं रहती हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रथाएं रहती हैं। तो यदि आप समझना चाहते हैं उस समाज को तो वहाँ उस जगह की प्रथाएं यदि आप जब तक नहीं समझेंगे आप उस समाज को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि ये एक ऐसा चश्मा है जिसके बिना आप समाज में कुछ भी नहीं देख सकते। चलिए प्रथा के उदाहरण से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे भारत देश में अपनी ही जाति में विवाह करना। जब आप अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, सपोज कोई भी जाति है और जाति के अंदर ही विवाह किया जाता है, तो इसे बोला जाता है अंतः जाति विवाह। अंतः जाति विवाह। और एक जाति का व्यक्ति यदि किसी दूसरी जाति के व्यक्ति से विवाह कर देता है, ठीक है ना, इसका विवाह इससे हो गया, यहाँ कोई लड़का है और यहाँ कोई लड़की है, इन दोनों में विवाह हो गया, तो इस प्रकार के विवाह को बोलते हैं हम अंतर जातीय विवाह। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटर कास्ट। और अपनी ही जाति में आप विवाह करेंगे तो उसको बोलेंगे इंट्रा कास्ट। भले ही आज समय बहुत आधुनिक हो चुका है, लोग पढ़ लिख करके विदेश में जा चुके हैं, वहाँ बड़ी बड़ी जॉब करते हैं, यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, लेकिन सभी लोगों की प्राथमिकता ये रहती है और सबसे पहले वो जब विवाह की बात आती है तो वो यही देखते हैं कि अपनी जाति में यदि मिल जाए तो सबसे अच्छा है। ये प्रथा है। बाल विवाह करना ये भी एक प्रथा है। समाज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, शिक्षा व्यवस्था गांव-गांव में पहुंच चुकी है, आधुनिकता पहुंच चुकी है, प्रशासन ने भी बहुत कुछ समझाइश दे दी है, लेकिन कई सारे क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहां पर बाल विवाह की समस्या आपको देखने को मिलेगी और वहां पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है, लेकिन तब भी वो समस्याएं आज भी हमारे देश में देखने को आपको मिलेंगी, क्योंकि लोग बाल विवाह का पालन केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर शुरू से वो चला आ रहा है। नेक्स्ट, पर्दा। पर्दा प्रथा हमारे देश में कब प्रारंभ हुई, क्यों प्रारंभ हुई? वो जब भी प्रारंभ हुई उस समय की आवश्यकता रही थी। आज समय बदल चुका है, महिलाएं जॉब कर रही हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्दा प्रथा चल रही है। परिवार में क्योंकि हमारी दादी ने पर्दा किया था तो हमारी माताजी भी करती थी, तो हमारी पत्नी भी करेगी, फिर उस हमारे बच्चे उनकी वाइफ भी करेगी, बस ये चलता रहता है। सिमिलर कंडीशन दहेज की है। उत्तर भारत में भी आप जाएंगे तो उत्तर भारत में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यहाँ यदि दहेज नहीं दिया जाएगा तो दहेज ना देना अपने आप में एक बहुत बड़ा शंका का विषय बन जाता है और समाज के लोग चर्चा करने लगते हैं कि शायद लड़के में कुछ कमी रही होगी इसलिए उसे दहेज नहीं मिला। तो दहेज के बिना वहाँ विवाह होता ही नहीं है, इसलिए लोग मजबूरी में दहेज वहाँ पर देते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया था कि विवाह के अवसर पर बहुत सारी प्रथाएं चलती रहती हैं, जो मैंने भी आपको बताया, जैसे कुल देवता की पूजा करना, हाथे लगाना और भी बहुत कुछ होता है। ये सब क्या है? ये सब केवल और केवल प्रथा है और ये चला आ रहा है और हम चूंकि इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे। आज भले उसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं।
तो ये सब प्रथा के उदाहरण हो गए, आप उदाहरण के साथ ही लिखेंगे। चलिए, ये जो टॉपिक है इसको अभी हम आधे में ही रोक रहे हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में ये जो हम मानदंड के प्रकार पढ़ रहे हैं उसका जो शेष भाग है उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद ही ये जो टॉपिक है ये समाप्त होगा। ठीक है, इतना जो मैंने पढ़ा दिया आपको इसे आप अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लें, और जो मैं आपको डिफरेंस बताता जा रहा हूँ वो डिफरेंस के साथ ही उसको पढ़ते जाएं, क्योंकि समाजशास्त्र में मैंने आपको बताया कि यदि आपसे प्रथा पूछा गया है तो आपको विशिष्ट रूप से प्रथा की परिभाषा लिखनी पड़ेगी, उसमें जब तक आप पूर्वज शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे आपका आंसर सही नहीं आ पाएगा। तो ये जो टॉपिक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सारी अवधारणाएं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आपस में जुड़ी हुई हैं, बहुत निकट अर्थ हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको हमको डिस्टिंग्विश करते हुए ही पढ़ना। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप अपने प्री और मेंस की तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।